और दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 13 लेक्चर पूरा कर लिया है खान सर के हिस्ट्री का पीडीएफ। तो आइए आज जाने दिल्ली सल्तनत। 1206 ईसा से लेकर 1526 ईसा तक की कुल 320 वर्षों तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा। भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। ये 5 वंश निम्न थे: गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। इसमें से 4 वंश मूलतः तुर्क थे, जबकि अंतिम वंश अफगान था। वंश का ट्रिक संस्थापक कार्यकाल: गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश संस्थापक ऐबक। गुलाब से गुलाम वंश संस्थापक ऐबक। खिले से खिलजी वंश संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तो से तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक। सांस से सैयद वंश खिज्र खां। लो से लोधी वंश बहलोल लोधी। गुलाम वंश 1206 से 1290। गुलाम वंश 1206 से 1290। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इस वंश का दरबारी भाषा फारसी थी और इस वंश की सबसे प्रमुख भाषा भी फारसी थी। इस वंश को इलवरी, मामलूक या दास कहा जाता है। गुलाम वंश के प्रमुख शासक: कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश 1206 से 1210, आराम शाह वंश 1210 से कुछ महीने तक, इल्तुत वंश या इसे शमसी या इलवरी वंश कहते हैं 1211 से 1236 तक, रुकनुद्दीन 1236 ईसा तक, रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक, बहराम शाह 1240 से 1242 तक, अलाउद्दीन मसूद शाह 1245 से 46 तक, नसीरुद्दीन शाह 1246 से 1266 तक, बलबन या बहाउद्दीन बलबनी वंश 1266 से 86 तक, कैकुबार 1286 से 1290 ईसा तक, क्यूमर्स 1290 ईसा तक, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल रहा। ऐबक मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलामों में से एक था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक 1206 में स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले ऐबक दिल्ली का गवर्नर रह चुका था। उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, न ही अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए, बल्कि इन्होंने केवल मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण की। ये गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे, अतः इन्हें हातिम कहा जाता है या कहा गया है। ये लाखों में दान देते थे। अपने असीम उदारता के कारण इन्हें लाख बख्श भी कहते हैं। इन्हें पूरा कुरान याद था, इसलिए इन्हें कुरान खां भी कहा जाता है। इनके दरबार में मिनहाज उ सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकात नासरी पुस्तक लिखी। इनके दरबार में हसन निजामी भी थे, जिन्होंने ताज उल नासिर पुस्तक लिखी। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। ऐसा माना जाता है कि यह किसी संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनवाया गया था। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। इसके प्रांगण में लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का स्मृति मिलता है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में मिलता है। यह भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित पहली मस्जिद थी। ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे। कुतुब मीनार बख्तियार काकी की याद में ऐबक द्वारा बनवाया गया था।
ऐबक ने अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली अर्थात महरौली में कुतुब मीनार 1193 में बनवाई, किंतु पूरा नहीं कर सका। ऐबक कुतुब मीनार की 2 मंजिल बनवाया था, जबकि शेष 3 मंजिल को इल्तुतमिश ने पूरा किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस मीनार पर बिजली गिर गई। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार किया। अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना आरंभ किया, किंतु इंजीनियरों की गलती के कारण यह सफल न हो पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार बनवाया। 1210 में लाहौर में चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ऐबक का मकबरा लाहौर में था। ऐबक को घुड़सवारी और धनुर्विद्या अब्दुल अजीज कुफी द्वारा सिखाया गया था। आराम शाह 1210 से 1211 तक शासनकाल रहा। यह ऐबक का उत्तराधिकारी था, किंतु अयोग्य था। 1211 में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। यह मात्र 8 महीने तक शासन किया था। इसकी हत्या इल्तुतमिश द्वारा करा दी गई थी। शमसी वंश 1211 से 1236 तक। इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं, क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था। यह 1211 में गद्दी पर बैठा। शमसी इसके संस्थापक का नाम अल्तमश था। इसका पूरा नाम शमसीउद्दीन इल्तुतमिश था। इसके पिता का नाम इलम खां था, जो इलबरी तुर्क था। 1215 के तराइन के तृतीय युद्ध में इसने यलदौज को पराजित कर दिया। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। शासक बनने से पहले यह बहाउद्दीन अर्थात उत्तर प्रदेश का सूबेदार था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनाया। इसने शासक बनने के लिए 1229 में खलीफा उल मुनतसीर बिल्लाह से खिलत अर्थात डिग्री हासिल की। इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहते हैं। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाई। इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का आरंभ किया। एकता एक अरबी शब्द है। एकता की जानकारी अबू अली हसन द्वारा रचित सियासतनामा में मिलती है। एकता व्यवस्था में कर्मचारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। इसने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनवाया, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल कहते हैं। इसके समय ख्वारिज्म के शासक जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया। अतः इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन को अपनी शरण नहीं दी। इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। यह बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया था। यह शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था। इसने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल प्रारंभ किया। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। तबकात-ए-नासरी पुस्तक के लेखक मिन्हास उस सिराज हैं। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न मानकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया। उसके शासनकाल में सल्तनत की वास्तविक सत्ता उसकी माता शाह तुर्कान के हाथों में था। वह अंतिम महत्वाकांक्षी और निर्दयी महिला थी। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे चली गई और जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासनकाल रहा। यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। यह पुरुषों की भांति वस्त्र कुबा अर्थात कोट
और कुलाह टोपी पहनकर दरबार आने लगी, जो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। दिल्ली के जलालुद्दीन याकूत दिल्ली के जलालुद्दीन याकूत अस्वसाला का प्रधान के साथ रजिया का घनिष्ठ संबंध था। इसे अमीर आखुर नियुक्त किया। रजिया सुल्तान ने अपने हिसाब से इक्ताओं में परिवर्तन एवं अधिकारियों को नियुक्त किया। इस क्रम में एतगीन को बदायूं को इक़्तिदार और फिर अमीर हाजिब का पद दिया। अल्तुनिया को सरहिंद अर्थात भटिंडा का इक़्तिदार नियुक्त किया। तवरहिंद भटिंडा पंजाब के इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया, किंतु युद्ध में खुद को हारता देख रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। किंतु किंतु रास्ते में लौटते समय डाकुओं के हमले में हरियाणा के कैथल में रजिया व अल्तुनिया की हत्या हो गई। दिल्ली में 40 सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी। रजिया एक असफल शासिका साबित हुई और इसका प्रमुख कारण इसका महिला होना था। इतिहासकारों अर्थात एल्फिंस्टन का कहना है कि अगर रजिया महिला न होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। इतिहासकार मिनहाज का कहना है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। बहराम शाह 1240 से 1242 तक। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह 1240 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहराम शाह के शासनकाल में इस सल्तनत में प्रथम बार सन 1241 में मंगोलों ने तैर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। उसका प्रथम आक्रमण मुल्तान पर था। बहराम शाह को दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर 1242 में उसकी हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक शासनकाल। यह दिल्ली की गद्दी पर 1246 में बैठा। यह सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित करवाया था। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में समस्त शक्ति 40 अमीरों के समूह तुर्कान चेहलगानी के हाथों में था। यह अपना अमीर हाजिब गयासुद्दीन बलबन को नियुक्त किया। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा दिया गया। नसीर उद्दीन शाह 1246 से 1266। नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पौत्र तथा शमसी वंश का अंतिम शासक था। यह एक मितव्ययी अर्थात कम खर्चीला शासक था। यह टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। इसने एक गुलाम को 40 दल में स्थान दिया। यह गुलाम बलबन था। बलबन अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन शाह से किया था। इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया। इसके समय बलबन की शक्तियाँ बहुत ही बढ़ गई थी। इसकी मृत्यु 1266 के ईसा के बाद इसका उत्तराधिकारी गयासुद्दीन बलबन बन गया। नासिरुद्दीन का मकबरा सुल्तानगढ़ी में है। बलबन का शासनकाल 1266 से 1286 ईसा तक। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इलबरी जाति का तुर्क था। यह ईरान का रहने वाला था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री रह चुका था। रजिया सुल्तान के समय बलबन अमीर शिकार के पद पर था। दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन को महमूद शाह सुल्तान ने अपना अमीर हाजिब बनाया था। यह दिल्ली की गद्दी पर 1266 में बैठा। इसने सिजदा अर्थात घुटने पर बैठकर शीश नवाना तथा पैबोस पाँव को चूमना जैसी ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया। इसने नौरोज त्योहार अर्थात फारसी भी प्रारंभ किया। इसने राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया।
बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप ईरान के फारस तत्वों से लिया गया है। इसके अंतर्गत बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था। बलबन का कहना था कि सुल्तान नियाबत ए खुदाई एवं जिल्ले ए इलाही है। इसने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि या छाया होता है। इसने लव एवं रक्त की नीति अपनाई अर्थात आक्रमण नीति को अपनाया। बलबन ने 40 दल को समाप्त कर दिया। बलबन ने नायब के पद को भी समाप्त कर दिया और वजीर के अधिकार को भी सीमित कर दिया। बलबन ने यूपी में एक गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद बनाई। यह अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया था। यह अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद जिले इलाही का उपाधि धारण किया था। बलबन ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था। प्रथम बार इमारतों में मौजूद शाही मेहराब बलबन के मकबरा में देखा गया था। बलबन ने सीमा विस्तार की नीति को नहीं अपनाया। इसके शासनकाल में विद्रोह करने वाला तुगरील खां बंगाल का गवर्नर था। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया था। इसी के समय सेना को वंशानुगत बना दिया गया। इसने दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किया। फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। 1286 में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी भी कहते हैं। अगर अगला शासक कैकुबाद बना, जो एक अयोग्य शासक था। इसने 1 वर्ष तक शासन किया। कैकुबाद 1287 से 1290। यह दिल्ली की गद्दी पर 1287 में बैठा। यह मुइनुद्दीन की उपाधि धारण किया था। इसके सेनापति का नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा इसकी हत्या करके उसे यमुना नदी में फेंक दिया। शमसुद्दीन कैमूर्स 1290। कैकुबाद का पुत्र शमसुद्दीन को कैमूर्स की उपाधि दिया गया था। यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश के संस्थापक को इतिहासकार में खिलजी क्रांति का नाम दिया गया। खिलजियों ने ही भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा आरंभ की। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में यह वंश एक नए युग का सूत्रपात था, जिसे आगे तुगलक ने भी अपनाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 96 तक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इनकी राजधानी किलोखरी थी। इन्होंने जनता की इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया। ये एक उदारवादी शासक थे। इन्होंने दक्षिण भारत विजय के लिए अपने भतीजा अर्थात दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहां से अत्यधिक धन लूट लिया। जलालुद्दीन ने जब इससे धन का हिसाब मांगा तो इसने उनकी हत्या कर दी। 1296 में कड़ा मनिकपुर इलाहाबाद में कर दी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। जलालुद्दीन कहा करते थे कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों की रक्त बहाने की मेरी कोई आदत नहीं है। इससे अगली वीडियो में इससे आगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।